इस वीडियो में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की 70वीं मुख्य परीक्षा समान अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के आंसर बुक का एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से एक कैंडिडेट ने अपने 3 आवर्स के एग्जामिनेशन ड्यूरेशन में एग्जामिनेशन हॉल में अपने आंसर को लिखा है। जो हमारा पहला सेक्शन होता है इतिहास और कला का, पहला हमारा प्रश्न था भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इन्होंने कुछ इस तरह से आंसर को लिखा है कि भारत के संवैधानिक विकास के प्रक्रिया में 1861 का अधिनियम काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। इसके प्रावधान जो हैं ब्रिटिश नागरिकों को बिना लाइसेंस के व्यापार करने पर छूट, बीओटी और ये चीज़ें जो हैं थोड़ा सा अलग तरीके से दिख रही है, ठीक है, लेकिन और परिणाम जो है ब्रिटिशों के द्वारा भारतीय नागरिकों को शोषण किया जाना, अदर चीज़ें सही लिखी गई हैं। हम यहाँ पर मुझे लगता है कि शोषण जैसे शब्द जो है इसको लिखने से हमें नहीं लगता है कि मतलब कि कुछ ज़्यादा मतलब कि इम्पैक्ट पड़ेगा। शोषण जैसे शब्दों से बचना चाहिए। ओके, जैसे मान लीजिए कि हम लोग कहें कि परमानेंट सेटलमेंट ही है हमारा आया, तो ये शोषण करने के लिए नहीं किया गया था। शोषण शुरू से ही निगेटिव वर्ड है। हाँ, परमानेंट सेटलमेंट लाया गया कुछ रिफॉर्म करने के लिए, लेकिन कुछ दिनों बाद हमें पता चला, कुछ वर्षों बाद पता चला कि नहीं, परमानेंट सेटलमेंट जो है वो सही नहीं है। ओके, वो शोषण करने के लिए नहीं लाया गया था, क्योंकि वो एक एक्ट था ना, उसी के थ्रू तो हम लोगों को आगे बढ़े। अब जैसे बहुत सारे एजुकेशन के रिफॉर्म हुए, तो वो शोषण करने का अल्टीमेट उनका मकसद नहीं था। हाँ, उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सही से नहीं हुआ, या उसके जो इम्पैक्ट हैं वो हमें निगेटिव दिखे, नकारात्मक दिखे हमें, न कि शोषण शब्द जैसे इतने हैवी शब्दों को इस्तेमाल से हम लोग यहाँ पर बच सकते हैं। ये एक एवरेज आंसर की तरह दिखेगा ये आंसर। मुझे लगता है कि इसके लिए 0.5 मार्क्स दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का व्यापक प्रसार के रूप में शुरुआत हुआ, जिससे बिहार भी अछूता नहीं रहा। सही है, हमें फोकस यहाँ से करना है कि जहाँ से कार्यप्रणाली और भूमिका जो कि बिहार के संदर्भ में है, आपने उत्तर को आगे बढ़ाया है। राजेंद्र प्रसाद द्वारा अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई, ठीक है। सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व देखने को हमें मिला। महिलाओं के द्वारा रचनात्मक कार्यप्रणाली चलाई गई। कुछ महिलाओं द्वारा, जैसे शांति देवी द्वारा पुलिस को भाई कहकर पुकारा गया तो पुलिस का हृदय पल्लवित हो उठा। आज़ाद दस्ते के माध्यम से आपने आज़ाद दस्ते का नाम लिया, सही है। ये सरकारी भवनों को नष्ट करना। इस आंदोलन के द्वारा पूरे बिहार में हिंसक झड़प भी देखने को मिली, ये एकदम से सही पॉइंट है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया यह आंदोलन बिहार में काफ़ी सक्रिय रहा। मोस्ट ऑफ जो पॉइंट है इसमें मिसिंग है, इस आंसर में मोस्ट ऑफ जो पॉइंट है हमारा वो मिसिंग है, इसलिए इस आंसर के लिए मुझे नहीं लगता कि 3 मार्क्स से ज़्यादा किसी भी एंगल से दिया जा सकता है, तो 3 मार्क्स हम लोग इस पर रखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर सी जो है संथाल विद्रोह। विद्रोह के द्वारा लगातार शोषणकारी नीति का परिणाम स्वरूप यह विद्रोह शुरू हुआ। विदेशों के द्वारा, ब्रिटिशों के द्वारा, आपने लिखा है ब्रिटिशों के द्वारा लगातार शोषणकारी नीति का परिणाम स्वरूप, सही है। ब्रिटिशों की जगह पर यहाँ पर हम लोग दिक्कुओं को यदि लिख देते ना, जैसे कि आपने जो लिखा है दिक्कुओं, तो ये और बेहतर होता, क्योंकि दिक्कुओं में सब शामिल हो जाते। इवन जो आउटर लोग थे, जैसे कि जो जनजाति लोग नहीं थे, वो सब दिक्कु थे। जो जनजातीय लोग हैं उनके लिए, और दिक्कुओं का प्रवेश जो है हम लोगों ने देखा कि जनजातीय क्षेत्र में, जैसे कि महाजनों का वहाँ पर इंटर कराना, जंगलों को काटना और फिर उनसे जबरन बेगारी कराना, ये सब दिक्कुओं का काम था। तो ब्रिटिशों के स्थान पर हम लोग दिक्कुओं को लिखते हैं तो ये सेंटेंस जो है और बेहतर होता है, जैसा कि आपने शुरुआत किया है। आप क्षेत्र का नाम लेते हैं भागलपुर, यहाँ पे दामिन एकोह या दमन एकोह भी लिख सकते हैं। ओके, दमन एकोह हम लोग लिख सकते हैं वर्ड को, जो कि भागलपुर और राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र को कहते हैं। सिद्धू कानू नेता आपने लिखा है, कारण आपने शोषणकारी नीतियाँ, पारंपरिक पद्धति में हस्तक्षेप, खुटकटी प्रथा का समापन करना, शराब निर्माण पर रोक, ठीक है। प्रक्रिया स्वरूप यह हिंसा कोई परिणाम आपने देखा कि संथाल जिला हुआ, और ब्रिटिशों द्वारा आश्वासन देना कि ब्रिटिश इनके परंपरागत मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। विद्रोह सफलता के कारण, यानी कि होना, सफल तो नहीं इसको कहेंगे, असफल रहा ये, तो एकल नेतृत्व का अभाव, आप असफलता की बात कर रहे हैं, तो ठीक है। लगभग चीज़ों को मिला दिया जाए तो मुझे लगता है कि ये आंसर जो है 4+ मार्क्स के लिए हो सकता है, क्योंकि चीज़ों को आपने लिखने का कोशिश किया है। 4 मार्क्स इस आंसर के लिए आ सकता है। पटना कलम चित्रकला, औरंगजेब की शोषणकारी नीति। देखिए, पहले ही शब्द से हम लोगों को दिख गया
कि आपने जो वहाँ पर परिणाम में लिखा था शोषण, इसका मतलब कि इस तरह के शब्द को, जैसे कि मेरे आंसर को कहीं देखेंगे तो हम लिखते हैं, जब अंग्रेजों के बारे में आएगा तो हम उसको लूट लिखते हैं, शोषण के जगह पर मैं लूट शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ। ओके, और ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर भी दिख गई। पटना कलम जैसे जो स्पेस है कि हमको पटना कलम के बारे में अपने मन की बात करनी है यहाँ पर, तो शोषणकारी शब्द का तो बिल्कुल यहाँ पर कोई मतलब कि औचित्य ही नहीं है। हम एक कला को प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है, ये चीज़ मतलब कि इसका कुछ मतलब नहीं है। शुरुआत आपने यहाँ से किया है कि ये जो है एक मिश्रित शैली है। ये आप कैरेक्टरिस्टिक्स बताना चाहते हैं कि मुगल शैली प्लस पर्शियन शैली और ब्रिटिश शैली, जिसको कि हम लोग कंपनी शैली भी कहते हैं, और स्थानीय शैली को मिलाकर ये हमारा पटना कलम बनता है। हमने क्षेत्र को दिखाया, चित्रकारी के में प्रयोग होने वाले वस्तुओं के बारे में आपने कहा, गिलहरी आदि के पूंछ से ब्रश बनाया गया, बहुत ही अच्छा ये पॉइंट है। प्रमुख कलाकार का आपने नाम लिया, पतन का कारण भी आपने बताया, बहुत ही अच्छा है। पटना कलम का विकास होने से हमारे बिहार की संस्कृति का विकास ज़्यादा होगा, इसलिए हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। सही है, ये पॉइंट आपके सुझाव के तौर पर मतलब कि एक तरह से ये निष्कर्ष जो है हम लोग कह सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, सरकार को कई स्टेक होल्डरों से मिलकर इसे क्या करना चाहिए, विश्वविद्यालयों के पठन पाठन में हमें शामिल करना चाहिए, जिससे कि इसके तरफ जो समाज के कला प्रेमी हैं वो इसके तरफ खिंचाव रखें, और इसका फिर क्या होगा कि हम लोग फिर से इसको जीवित कर सकते हैं। जो एक तरह से हमारा देखा जाए कि पटना कलम एक मृत प्राय चित्रकला रह गई है, उसे हम लोग जीवन दे सकते हैं इन सारे प्रयासों से। सही है, ये भी आंसर के लिए 4 मार्क्स तक दिए जाएंगे, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि दिए जाएंगे। मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य कला, कला का सर्वोच्च उत्कर्ष काल मौर्य के समय देखने को मिलता है। सही है, स्थापत्य कला वगैरह, राजकीय आपने सही किया है, राज दरबार को आपने डिफाइन किया है, स्तूप के बारे में आपने कुछ चीज़ बताया है, विहार के बारे में आपने बताया है, लोक कला में आपने यक्ष यक्षिणी की मूर्ति के लिए बात किया है। ये भी जो आंसर है 4 मार्क्स तक ये खींच लेगा, क्योंकि ऐसे में आंसर काटा नहीं जाएगा, चीज़ों को आपने कंसिडर किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 जो है, चंपारण नील आंदोलन का वर्णन करना है सबसे पहला, और दूसरा है इसका भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर प्रभावों की व्याख्या करना है। इतना पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट जो है, हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं लिखने के लिए चंपारण सत्याग्रह को लेकर, तो चंपारण पर ही हम लोग फोकस कर देते हैं। चंपारण आंदोलन की पृष्ठभूमि, ये आप दिखा रहे हैं कि नील की खेती से उर्वरता शक्ति को कमी होती है, बहुत ही ऐसा किसान डूबते जा रहे थे, कर्ज में डूबते जा रहे थे। प्रारंभिक प्रयास स्थानीय किसान नेताओं द्वारा लगातार स्थानीय स्तर पर प्रयास जारी लेकिन असफल रहे, जैसे राजकुमार शुक्ल आदि। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत स्थानीय किसानों द्वारा लगातार दबाव, ठीक है, प्रीवियस लाइन को ही आपने इस चीज़ को करने की कोशिश की है। गांधी जी का डायरेक्ट एंट्री हम लोग करा सकते हैं। वर्ष 1919 में गांधी जी द्वारा किसानों की हालत दयनीय देकर चंपारण शुरुआत कर दी गई। देखिए आपने यहीं पर कितना ब्लंडर मिस्टेक कर दिया है। वर्ष 1919 चूंकि आपने ये गलती से लिखा है, एग्जैक्ट है, इसका मतलब कि उतना आपको ये चीज़ इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, लेकिन इस तरह की गलती हम लोग नहीं करेंगे। हमें क्या करना था कि 1917 से 18 लिखना था। ये 1919, ये जो देखने वाले हैं वो समझ जाएंगे कि नहीं आपने इसको जल्दबाजी में लिख दिया है। आपको 1917-18 जो है वो आता है, 1917 ही जो है हमारा वो चंपारण सत्याग्रह है। आपने इसके ऊपर भी 1917 नहीं लिखा है। खैर कोई नहीं, ये मतलब कि ज़्यादा ये नहीं करेगा कि आपने चीज़ों को इस तरह से लिखा है। आपसी एकता, गांधी जी के आंदोलन, रचनात्मक कार्यों, ठीक है, यहाँ तक के लिए मुझे लगता है कि 7 से 8 मार्क्स दिए जाएंगे, क्योंकि आपने चंपारण सत्याग्रह को वहाँ पर दिखाया है। इस प्रकार चंपारण आंदोलन के महत्व को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, तो ये सेकेंड पोर्शन है आपका। फर्स्ट पोर्शन में तो थोड़ा सा आपने कुछ चीज़ों को उतने अच्छे से नहीं लिखा है, तो मुझे लगता है कि इसके लिए 9 मार्क्स के आसपास दिया जा सकता है। और ये वाला जो है स्वतंत्रता संग्राम में, इसके लिए भी 7-8 मार्क्स दिया जा सकता है। वैसे ये आंसर जो है एक कमज़ोर आंसर माना जाएगा, उतना इसमें इम्पैक्टफुल नहीं है। और आपका जो ये क्या कहते हैं, ये निष्कर्ष भी जो है थोड़ा सा छोटा है। इस तरह के आंसर में हम लोगों को निष्कर्ष कम से कम आधा पेज से ज़्यादा लिखना चाहिए और पूरी बातों को बताना चाहिए हमें। आप जब मेरे चंपारण सत्याग्रह के उत्तर को देखेंगे, मैंने कई वीडियोस बनाए चंपारण सत्याग्रह पर, तो आपको एक ओवरव्यू मिलेगा कि क्या क्या चीज़ें आपने मिस किए हैं। मुझे लगता है कि 15 मार्क्स से ज़्यादा इस आंसर के लिए आपको नहीं मिलेगा, जहाँ तक मेरा यहाँ पर एनालिसिस है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें हमसे आपने जो आंसर किया है वो महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों का आकलन किया है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में कई नेताओं का योगदान रहा, लेकिन इन सबसे विशिष्ट योगदान की बात करें तो महात्मा गांधी के योगदान को आप कहते हैं। महात्मा गांधी के द्वारा राष्ट्रवाद स्वतंत्रता संघर्ष को हर क्षेत्र तक पहुंचाया गया। रचनात्मक पद्धति आपने बात की है, स्वच्छता की बात की है,
सुत काटने पर बल। ओके, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे। इसके तहत गांधी जी स्वदेशी जो है उत्पन्न करना चाहते थे। कुटीर उद्योगों पर बल, बहुत ही अच्छा। ये सब रचनात्मक कार्य हैं गांधी जी के। स्वदेशी स्वराज, ठीक है। आंदोलन के पद्धति में रचनात्मक कार्यों का प्रयोग चूंकि इन्होंने किया था तो सही है। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार, लोगों को सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना। आपने लगभग चीज़ों को यहाँ पर सही किया है। इस आंसर के लिए मुझे लगता है कि 15 प्लस से ज़्यादा ही मार्क्स मिलेंगे। इसमें हो सकता है कि आपको 18 मार्क्स तक दे दिया जाए, क्योंकि आपने चीज़ों पर टू द पॉइंट फोकस करने की कोशिश की है। तो इस तरह के आंसर में मार्क्स दिए जाते हैं। नाउ सेक्शन 2 जो है हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन। पहला जो प्रश्न था हमारा, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी की हार के बाद विपक्षी दलों की एकजुटता और गठबंधन की राजनीति की दिशा पर हमें चर्चा करनी थी। हाल के समय में दिल्ली विधानसभा के चुनाव का परिणाम घोषित हुआ, जिसमें सत्तारूढ़ पार्टी की हार हो गई। ठीक है, हार हो गई गठबंधन की राजनीति के कारण। आपने चीज़ों को लिखा है। सिंपल सी बात है, ये ऐसा प्रश्न ही पूछा गया है कि वहाँ पर हम लोग इस आंसर को एग्जैक्ट में उत्तर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग जो है मोस्टली जो है गठबंधन सरकार के बारे में लिखना स्टार्ट किए हैं। मोस्ट ऑफ आंसर में यही दिखा है। यहाँ पर एक एवरेज मार्किंग 3 मार्क्स के आसपास दिए जाएंगे इस तरह के उत्तरों के लिए। रूस यूक्रेन युद्ध के 3 वर्ष पूरे हो गए। इस युद्ध के कारणों पर हमें बात करनी है और साथ ही साथ इससे विश्व राजनीति पर किस तरह के प्रभाव पड़े हैं इसकी भी हमें चर्चा करनी है। कारण, क्षेत्रीय असंतुलन का डर, रूस को डर की यूक्रेन नाटो का सदस्य न बन जाए, बहुत ही अच्छा ये पॉइंट है। और विश्व राजनीति पर प्रभाव, खाद्यान्न आपूर्ति में कमी, बहुत ही अच्छा, क्योंकि यूक्रेन में जो है गेहूं की खेती बम्पर होती है। वहां पर कई देश यूक्रेन के गेहूं पर निर्भर करते हैं। तेल संकट, सही है। वैश्विक अस्थिरता का होना, सही है लगभग चीज़ों का। तो मुझे लगता है कि इस आंसर के लिए भी, चूंकि मोस्ट जो प्रश्न था उसमें कारण और उसके प्रभाव ही पूछे गए थे, आपने चीज़ों को लिखने का प्रयास किया है। 3 या 3 प्लस भी आपको मार्क्स इसमें दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था महाकुंभ वाला, और प्रयागराज के महाकुंभ के बारे में ये पूछा जा रहा। आपने सही लिख दिया है इस पॉइंट को। और भारतीय संस्कृति के रूप में इतने सारे लोगों के द्वारा स्नान किया जाना, पूरे भारत भर के लोगों का आना, अपने संस्कृति पर गौरवान्वित महसूस करना, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। धार्मिक विश्वास, धर्म के प्रति लोगों को आदर देखा जाना, धार्मिक क्षेत्र में कोई अनहोनी का ना होना, बहुत ही अच्छा है। सही है ये पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है। सामाजिक समरसता, विभिन्न वर्गों के लोगों द्वारा एक जगह, हाँ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हमारी पहचान को और मजबूती मिलती है। इस आंसर के लिए मुझे लगता है कि 2.5 के जगह पर 3 मार्क्स भी दिए जा सकते हैं इस आंसर के लिए, और इसको बेहतर बनाने की जरूरत थी, लेकिन सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर डी जो है, बिहार में जाति आधारित जनगणना जो पूछा गया था, इसमें इसकी आवश्यकता और इसके महत्व के बारे में पूछा गया था। तो आवश्यकता आपने बताया कि जाति के अंदर गरीबी का पता चले, सही पॉइंट है। और महत्व जो है नीति निर्माण में सुविधा, ठीक है, समावेशी विकास के लिए। एक एवरेज आंसर हो गया है। 2 प्लस मार्क्स यहाँ से आप खींच सकते हैं। 3 भी मार्क्स दिया जा सकता है, 2 पॉइंट के लिए ही वहां पर दिया जा सकता है चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई में जो था हमारा, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उनके कंट्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और भारत पर प्रभाव नहीं, विश्व पर प्रभाव हमें दिखाना था। तो ये भी एक तरह का एवरेज माना जाएगा। यहाँ पर भी 2 मार्क्स से ज़्यादा नहीं खींच पाएंगे। आपका जो आंसर है वो 2 मार्क्स तक ही मुझे लग रहा है कि सिमट कर रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने भारत में राष्ट्रपति शासन को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के कारण को आपने बताया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 जो भाग 18 में है, आपातकाल संबंधी प्रावधानों का जिक्र किया गया है, बहुत ही अच्छा। हाल के दिनों में मणिपुर में संवैधानिक स्थिति विफल हो जाने से राष्ट्रपति शासन हमने देखा कि आर्टिकल 356 के द्वारा लगाया गया है। कुल 3 प्रकार के आपातकाल, ठीक है, राष्ट्रपति शासनकाल। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने का कारण मणिपुर शांति हिंसा, वर्तमान समय में राष्ट्रपति शासन नकारात्मक प्रभाव, कभी कभी राज्यों में विपक्षी सरकारों का, ठीक है, सकारात्मक पक्ष में, देश के अंदर एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए राज्य में विकास की प्रक्रिया को निरंतर जारी रखने हेतु इस प्रकार राष्ट्रपति शासन के महत्व को देखा जा सकता है। सही है, एक एवरेज आंसर माना जाएगा। 16 मार्क्स तक आपका आंसर ये खींच लेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग 6 की बात करें तो आपने यहाँ पर एक राष्ट्र एक चुनाव वाले प्रश्न को चूज किया है और आंसर लिखा है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समिति के सिफारिश पर भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करने हेतु संशोधन अधिनियम लाया गया, ठीक है। 129वां जो है संविधान संशोधन विधेयक, ये हेतु संशोधन अधिनियम नहीं, यहाँ पर संशोधन क्या कहते हैं उसको, बिल कहते हैं ना उसको, हाँ बिल लाया गया था। अधिनियम तो शायद एक्ट होता है ना, एक्ट होता है। अभी जस्ट दिमाग से अभी निकल गया है इसका, अभी जस्ट आ जाएगा यार। तो आप ये चीज़ था, ठीक है। 129 जो है 129वां जो है संविधान संशोधन जो विधेयक उसको कहते हैं। अधिनियम, हाँ अधिनियम तो एक्ट होता है, विधेयक कहते हैं, विधेयक,
ओके, बिल को हम लोग क्या कहते हैं, विधेयक कहते हैं, तो अभी बिल लाया गया था, ठीक है। प्रावधान, लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराना, बहुत ही अच्छा। पंचायत कराना, संशोधन अनुच्छेद 83(1) का संघीय ढांचे पर प्रभाव कर रहे हैं, तो एक राष्ट्र एक चुनाव होने से संघीय ढांचा मजबूत हो सकता है, संघ द्वारा कार्यप्रणाली में दक्षता आ सकती है, बिल्कुल अच्छा है। एक राष्ट्र एक चुनाव के फायदे, वित्तीय खर्च वगैरह की बातें करते हैं, सरकारी कर्मचारी अपने कार्य क्षेत्र में ज़्यादा कार्य करेंगे, ये सब चीज़ सही है। नुकसान वगैरह में हम लोग केंद्र सरकार की जनता के प्रति जवाबदेहिता में कमी आ सकती है, हो सकता है, ये सारा चीज़ सही है। चुनौतियाँ जो हैं काफ़ी, ये एक एवरेज तरह ही दिख गया है, यहाँ पर आपने इसको कंक्लूड नहीं किया है सबसे पहले। तो देखिए, जब तक आप 38 मार्क्स वाले प्रश्नों को इस तरह से लिखेंगे तो हमें एवरेज मार्किंग ही देखने को मिलेगा। 15-16, 15-16, 14-15 इस तरह के मार्किंग्स हमें देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं चाहूँगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा इस बात को लेकर कि यदि आप जो 38 मार्क्स के आंसर लिख रहे हैं तो उसका कंक्लूजन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए और निष्कर्ष भी तगड़ा हो, ये निष्कर्ष जो है तगड़ा होना चाहिए और शुरुआत भी जो है ना वो ज़बरदस्त होनी चाहिए, जो हमारी भूमिका होती है। नाउ सेक्शन 3 जो है DI का, देखते हैं कि आपने इसमें किस तरह से मार्क्स को किया है। आपने सेकेंड वाला जो इसमें है, ये बार डायग्राम, इसको आपने अटेम्प्ट किया है, लगभग इसमें आपने सही किया है। पहला जो आंसर था अनुपात निकालना, सही निकाला है आपने। बी का सही आंसर जो था हमारा वो 23.87% सही है। सी का आंसर जो है वो लगभग 52.25 आता है, ये सही आंसर है। डी का आंसर 4.72 है। हाँ, यहाँ पर आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसका सही आंसर 4.27% है, ये गलत हो गया है आपका, यानी कि ये 8 मार्क्स का है, 8 नंबर आपका कट गया और 4.72 है, अभी जस्ट मैंने बताया। और ये जो आंसर है 93.33% है, इसलिए आपको यहाँ पर 28 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि 8 मार्क्स का जो है वो प्रश्न था जो आपका गलत हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में आप पाई डायग्राम वाला ये प्रश्न को अटेम्प्ट किए हैं और इसमें देखते हैं कि आपने किस तरह से आंसर को किया है। तो जो पहला था हमारा आंसर वो 29,000 के आसपास आएगा, तो आपने कहाँ किया इसका आंसर, ये 29,000 सही है, पहला उत्तर सही है। नेक्स्ट हमारा जो उत्तर होगा वो 42.3% होगा, सही है ये आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर सी है, इसका सही आंसर 23.4 नहीं, इसका सही आंसर होगा 13.7 होगा, तो ये उत्तर गलत हो गया। आपने डी का जो है उत्तर नहीं निकाल पाए हैं। ई का आपका सही उत्तर है। ओके, यहाँ पर अभिष्ट अनुपात, तीनों का अनुपात पूछा गया था, 319, 156 और 195, इसमें आपको 8 मार्क्स आ जाएंगे। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर 28 प्लस जो है 20, यानी कि कितने आपके मार्क्स हो गए इसमें, 48 मार्क्स हो गए DI में। तो DI भी एक तरह से देखा जाए तो इस बार के लिए थोड़ा सा अच्छा है, जबकि मोस्ट ऑफ जो कैंडिडेट थे क्वेश्चन नंबर 7 को वो सही कर लिए थे, 8 में ही फंसे थे। तो हम लोग जब इसका पूरा एनालिसिस करते हैं तो मुझे लगता है कि इस आंसर बुक में 150 मार्क्स तक आ सकते हैं, जो कि